हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14th मई के करंट अफेयर्स। तो एजुगिरी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो 6 PM पर हर रोज़ यहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। ये बैकलॉग है, ठीक है। मेरे से इस दिन एनालिसिस नहीं हुआ था तो मैं अब कर रही हूँ। नॉर्मली हम हर रोज़ कर लेते हैं एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है इज अ स्टेट इन विच पॉलिटिकल पावर रेस्ट विद द पब्लिक थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो यार, हम ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, हम ही चूज करते हैं। तो रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक मीन्स? रिपब्लिक टर्म का मीनिंग है कि लिखेंगे इज अ स्टेट इन विच इज अ स्टेट इन विच पॉलिटिकल पावर in which political power rests with rests with the public through their representatives, ठीक है ना। तो ये है मीनिंग ऑफ द टर्म रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक इज कि जब पॉलिटिकल पावर जो है, ठीक है ना, वो किसके साथ, पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ करती है। और मतलब लोग ही हैं जो चला रहे हैं क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। क्लमजी का मतलब होता है ऑकवर्ड केयरलेस, ठीक है, जो हमेशा गिरता बढ़ता रहे थे, सो क्लमजी, ठीक है। अब यहाँ पर uncertainty in the air these days because of the overall political and economic environment, while the transition का मतलब क्या होता है, ये भी एक वोकैब टर्म है, लिखेंगे। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है, एक मिनट थोड़ा पेन पर पतला कर लें। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। इंस्टाग्राम पे वो ट्रांजिशन देखते हैं हम, क्या है? चेंज, ठीक है। फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी अंडरपिन्ड इनक्रेडिबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे ये बात करें नेपाल की, ठीक है ना। नेपाल में क्या हुआ है ये देखते हैं हम। नेपाल की बात करें क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, वाज इट प्रीमेच्योर फॉर नेपाल टू हैव डिसाइडेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेक्युलर, ठीक है ना। तो नेपाल डिसाइडेड, हम लिखेंगे नेपाल डिसाइडेड थ्रू अ constitution that it be transformed instantaneously into a secular federal democratic republic। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। सेकुलर का मतलब नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है। फेडरल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। फेडरल का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी और शायद लोकल गवर्नमेंट्स भी होंगी, दैट इज फेडरलिज्म, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की लोग जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। तो ये इन चारों चीज़ों को चूज़ किया किसने? नेपाल ने। अब यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि क्या ये जल्दबाजी थी? शुड नेपाल, of which had a wonderful tradition of being deeply religious but with a secular and tolerant ethos, revert to its Hindu identity, which it had lost when political parties were negotiating Maoist for an end or to their। अब यहाँ पे माओइस्ट जो थे उनकी इंसर्जेंसी, जो वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चल जाते हैं। अर्लियर क्या था? इट वॉज अ हिंदू कंट्री, राइट। और मोनार्की भी थी वहाँ पर, ठीक है ना। मोनार्की का मतलब किंग क्वीन वगैरह थे। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए कि नेपाल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या ऑप्ट करा? टू बिकम। और अर्लियर क्या था? अर्लियर इट वाज इट हैड एन इट हैड एन इट हैड अ हिंदू आइडेंटिटी। क्या था? उनकी एक हिंदू आइडेंटिटी थी, ठीक है। वन रीजन फॉर द अटेंशन इज द रीसेंट ड्रामेटिक चेंज इन कोलिएशन पार्टनर्स। तो वहाँ पे कोलिएशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ पार्टीज रनिंग द शो। ग्रुप ऑफ पार्टीज इन पावर, ठीक है ना, एक साथ कह रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर कांग्रेस, आप, ये सारी जो इकट्ठी आएंगी अगर पावर में आती हैं तो ये क्या है? कोलिएशन है, ठीक है ना। इंडिया में अगर लें तो यहाँ पर हमें अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। रिसेंटली चेंज इन कोलिएशन
कोलिशन पार्टनर्स, ठीक है ना, कोलिशन पार्टनर्स, प्राइम मिनिस्टर मायावत लीडर पुष्पा कमाल दास विच सॉ द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट द सेंट्रल रिप्लेस बाय, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे किसने किसको रिप्लेस किया, ठीक है ना। पीएम माओइस्ट लीडर पुष्पा कमाल कमल दहाल प्रचंडा, ठीक है ना। लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट रिप्लेस्ड बाय पार्लियामेंट, कौन सी, सेंट्रिस्ट नेपाली कांग्रेस, being replaced by being replaced by KP Sharma Oli. Second parliament, the centralist Nepal being replaced by second largest party of KP Ola, second largest party. तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ पर जो है, ठीक है ना, जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो चली गई घर अपने, जो कि कमाल दहल प्रचंडा के अंदर थी। अब केपी शर्मा ओली जो है वो पावर में आ गए हैं। ये नेपाल हमारे पड़ोसी देश में हुआ है, ठीक है ना। चाइनीज वेलकम कर रहे हैं इसको, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है, ठीक है ना, चाइना की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा है, ठीक है ना, प्रो चाइना है ये बंदा, ठीक है। ओली ये ऑयलिंग करता है किसकी, अपने बालों की नहीं, चाइना की, ओली और ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे इन एन एरा डोमिनेटेड बाय जुडिशियल बैकलॉग एंड प्रोलॉन्ग, जुडिशियल बैकलॉग जो केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है ना, जो पेंडिंग पड़े रहते हैं केसेस, तो उसको बैकलॉग बोलते हैं। डायरेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, इन अप्रैल 2024 टू मीडिएट नॉट लिटिगेट इकोस विद इंक्रीजिंग अर्जेंसी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मीडिएशन, ठीक है ना। तो CGI सेज टू गो फॉर मीडिएशन। तो मीडिएशन क्या है, मीडिएशन के अंदर क्या होता है कि आप दोनों ए और बी जो है आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब सी बिठाया जाएगा जो कि मीडिएटर होगा, वो इन दोनों में आपकी बात करवाएगा, सोल्यूशंस देगा और ट्राई करेगा कि इनको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बाहर ही सेटलमेंट हो जाए। दैट इज़ मीडिएशन। तो मीडिएशन के लिए जाना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अर्जेंस जो केसेस है, पेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके लिए क्या लेकर आए हैं, मीडिएशन एक्ट लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, मीडिएशन एक्ट 2023 लेकर आए हैं, ठीक है। मीडिएशन एक्ट 2023 लेकर आए हैं, ठीक है। नोटिफाइड ऑन, ये कब नोटिफाई हुआ था, नोटिफाइड ऑन 15 सितंबर 2023। अब ये क्या कहते हैं, मीडिएशन एक्ट जो है ये बताता है मीडिएशन कैसे होगी, क्या होगा, एंड इसका एम क्या है, ये क्या प्रॉमिस करता है, प्रोमिसेस a transformative a transformative shift a transformative shift towards ADR, alternative dispute alternative dispute alternative dispute resolution। अब alternative dispute resolution दैट इज ADR भी जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, alternative dispute resolution मतलब dispute लड़ाई के alternative ways to resolve it, ठीक है ना। अब इसके अंदर मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, ये सब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फॉर्म्स हैं। तो मीडिएशन इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब ऑल्टरनेट मतलब कोर्ट का ऑल्टरनेट, किसी और तरीके से सोल्यूशन, डिस्प्यूट को, लड़ाई को खत्म किया जा सके, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आर्बिट्रेशन आ जाता है, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये सारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जो ADR है, ठीक है। अब इसमें दिस लेजिस्लेशन नॉट ओनली फॉर्मलाइज mediation but also provide comprehensive definition that includes pre-litigation and court annex mediation। अब यहाँ पर litigation का मतलब क्या होता है, कोर्ट में जाके जो केस लड़ते हैं उसको litigation बोलते हैं। और litigation से पहले mediation जो है इस एक्ट ने कंपल्सरी कर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये जो लॉ है, दिस लॉ लिखेंगे, दिस लॉ formalizes mediation also provides definition that includes also provides for mandatory
मीडिएशन बिफोर मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन, कि आप कोर्ट में केस फाइल करो इससे पहले आपको लिटिगेशन, लिटिगेशन क्या है, कोर्ट केस, ठीक है ना, इससे पहले कि आप कोर्ट में केस फाइल करो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको मीडिएशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीडिएशन को क्या बोलते हैं, एमिकेबल सेटलमेंट, मतलब फ्रेंडली तरीके से सेटलमेंट, ठीक है ना, फ्रेंडली तरीके से सेटलमेंट। अब जितने भी एनएल साठ वाले हैं उनको अपनी ओपिनियन, या एआईएटी वाले हैं उनको अपना ओपिनियन देना चाहिए मीडिएशन के बारे में, कि जो मीडिएशन मैंडेटरी बना दी है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एक ऐसे राइटिंग का टॉपिक है, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अंडर करंट गाइडलाइंस एस्पायरिंग मीडिएटर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव 15 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जो मीडिएटर्स बनेंगे, मतलब जो मीडिएट करवाएंगे ए और बी के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, सी को क्या है यहाँ पे, मीडिएटर, जो मीडिएशन करवाएगा, ठीक है ना, उनको क्या चाहिए, 15 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड बिफोर दे क्वालिफाई टू प्रैक्टिस एज मीडिएटर्स। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ मीडिएटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ मीडिएटर, qualification of mediator लिखेंगे। And what is the qualification of mediators? are required to have are required to have 15 years, have 15 years professional of professional experience in their field before they qualify, before they qualify to practice as mediators। इससे पहले कि वो प्रैक्टिस करें एज मीडिएटर्स उनको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 15 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस इक्विप्स मीडिएटर्स विद डीप अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ में आती है कैसे रिजॉल्व करनी है चीज़ें, ये पता चलता है, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मीडिएटर यहाँ पे हमें पता चल गई है और एक्ट भी पता चल गया है। It is a matter of some consolation that two men were who shot Narendra Dabholkar, rationalist anti, ये हम कर चुके हैं, we have already covered, ठीक है ना, already covered टॉपिक है ये, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसके हम डिटेल नोट्स भी बना चुके हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो कमेंट में जो बच्चे हैं वो आपको बता देंगे कि ये कब पढ़ा है, तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद द रिलीज ऑफ फैक्ट शीट of household consumption expenditure survey of 2023-2020 223 by National Sample Survey Office। तो हमें सबसे पहले क्या रखना है कि यहाँ पर जो हाउसहोल्ड जो हाउसहोल्ड कंजम्पशन हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है फॉर 2022-2023, वो किसने कंडक्ट किया है, वो कंडक्ट किया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने, मतलब NSSO ने, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, तो ये क्या करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और किस चीज़ पे कर रहे हैं ये बताते हैं वो। फैक्ट शीट्स आगे उसके, उससे हमें कुछ लेना नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि किसने किया है। IMF warns Maldives और डेथ डिस्ट्रेस विच विद मोर चाइनीज लोन्स इन द ऑफिंग। अब यहाँ पर क्या है, मालदीव्स जो है वो चाइना से बहुत सारे लोन ले रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है तुम चाइना से लोन तो ले रहे हो बट याद रखना तुम्हारा जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, कि तुम डूब ना जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मालदीव्स जो है इंटरनेशनल, हम लिखेंगे IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड warned Maldives against debt distress as it is set to borrow more money from China, ठीक है ना, चाइना से और पैसा ले रहे हैं तो यहाँ पर डेट आ सकता है, ठीक है ना। दिस हैपेंड विद whom, श्रीलंका, दिस हैज हैपेंड विद
किसके साथ हुआ था? इकोनॉमिक क्राइसिस किसको देखना पड़ रहा था? श्रीलंका के साथ, क्योंकि चाइना तो लोन देकर चला जाता है, फिर उसके जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नहीं भरी जाती। तो मालदीव्स को वार्न किया है किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि तुम्हारा डेट डिस्ट्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना से तुम बहुत सारा लोन ले रहे हो, इसको पे बैक कर पाओगे या नहीं। Swedish PM expresses willingness to host nuclear weapons during wartime. Maritime नहीं, wartime. अब यहाँ पे लिखेंगे स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर, स्वीडन पीएम उल्फ उल्फ क्रिस्टर सन, ठीक है ना, उल्फ क्रिस्टर सन, ठीक है ना, हैज सेड he was open to allow he was open to allowing nuclear weapons on Sweden soil during wartime, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, स्वीडन के पीएम कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन, स्वीडन के पीएम कौन है, ठीक है ना। ये सन और उल्फ तो याद हो जाएगा, क्रिस्टर, ठीक है ना, क्रिस्टर, सिस्टर से याद कर लो, क्रिस्टर, सन, सिस्टर, सन, सिस्टर, सन, उल्फ, ठीक है ना, उर्फ, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स होस्ट कर सकते हैं जब वॉर टाइम चल रहा है। स्वीडन क्या है? स्वीडन मेंबर ऑफ, क्या बना है? मेंबर ऑफ नाटो बना है, अभी बना है, 32nd मेंबर ऑफ नाटो बना है। तो नाटो के जो वेपन्स हैं वो ये होस्ट करने को तैयार है। स्वीडन पार्लियामेंट इज सेट टू वोट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स इन जून विच विल गिव द यूएस एक्सेस टू मिलिट्री बेसिस इन स्वीडन। तो यहाँ पर भी एक और हमारा पॉइंट आ जाता है कि स्वीडन पार्लियामेंट इज सेट टू वोट ऑन अ, किस पे वोट करने वाली है? डिफेंस, किस पे वोट करने वाले हैं? डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, दैट इज DCA, ठीक है ना, DCA किसके साथ? विद यूनाइटेड स्टेट्स। और इससे क्या होगा? विद यूनाइटेड स्टेट्स which will give which will give US US access to military bases इन स्वीडन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वीडन क्या कर रहा है? स्वीडन का पीएम कौन है? सिस्टर सन वाला पीएम है इनका, ठीक है ना, बेसिस इन। और दूसरा क्या है कि जो ये है पार्लियामेंट में अपनी कौन सा बिल लेकर आया? डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। कौन सा लेकर आए? डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, DCA, जिससे थ्रू ये क्या करने वाले हैं? यूनाइटेड स्टेट्स को मिलिट्री बेसिस का असेस देने वाले हैं। कहाँ पर? स्वीडन में, ठीक है ना। और उसके साथ साथ और क्या करने वाले हैं? अलाउ स्टोरेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड वेपन्स इन स्कैंडिनेवियन, ठीक है ना। ऑल्सो अलाउ, ये लिखेंगे, ऑल्सो अलाउ स्टोरेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड वेपन्स इन स्वीडन, ठीक है ना। स्वीडन अबेंडन 2 सेंचुरीज। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, स्वीडन जो था वो न्यूट्रल था, वो कहता है मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मुझे लड़ाई वड़ाई में नहीं करना है। बट स्वीडन ने जो अपना न्यूट्रल वाला स्टेटस था, अबैंडेंड 2 सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट टू जॉइन नाटो in March 2024 में it became 32nd country to join NATO, North Atlantic Treaty Organization। NATO की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो ये है स्वीडन का, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। पुतिन रिमूव्स शोइगु एज डिफेंस मिनिस्टर एज ही स्टार्ट्स हिज 5th टर्म। पुतिन का इस ईयर कौन सा टर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन, ठीक है ना,
अब यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या है, स्टार्ट्स फिफ्थ टर्म, सर्विंग नहीं, स्टार्ट तो कब का हो रखा है, सर्विंग हिज फिफ्थ टर्म एज प्रेसिडेंट, फिफ्थ टाइम प्रेसिडेंट बना है, and has replaced Sergei Shoigu as defense minister. Replace Sergei Shoigu as defense minister, कौन बन गया, with Andriy Belosov. ठीक है ना, ये अब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ही नहीं दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि रशिया का प्रेसिडेंट कौन है, रशिया का प्रेसिडेंट कौन सा टर्म सर्व कर रहा है, रशिया का डिफेंस मिनिस्टर पहले कौन था अब कौन है। ये 4 चीजें याद कर ली तो निकल गया तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन का आंसर। Situation remains tense in POK region as strike enters fourth day. The situation remained tense in Pakistan occupied Kashmir as a total strike against high prices of, वहाँ पे protest चल रही है किसके अगेंस्ट, high prices of wheat के अगेंस्ट, inflation मतलब जो rates हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं चीज़ों के, electricity bills, fourth day on Monday forcing Prime Minister Shehbaz Sharif government to allocate rupees 23 billion for immediate release to the region to quell in simmering unrest. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, protests in POK Pakistan occupied Kashmir over over high wheat prices high wheat prices and inflation मतलब अगर पिछले साल से हम रेट्स कंपेयर करें, and increased electricity bills and taxes। ठीक है ना, कहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, चैट जीपीटी क्या कह रहे हैं, चैट जीपीटी मेक ओवर ओपन ए आई रिलाइजेस नहीं रिलीजेस फ्री अपडेट मॉडल ऑफ जीपीटी 40। तो चैट जीपीटी जो है ओपन ए आई, ठीक है, ओपन ए आई जो है उसने क्या किया, ओपन ए आई चैट जीपीटी मेकर releases releases free updated model of जीपीटी 40। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं जीपीटी 40 क्या है, जीपीटी 40 चैट जीपीटी का अपडेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है किसका, ओपन एआई का। ओपन एआई का फाउंडर सीईओ कौन है, सैम अल्टमैन। ठीक है, कौन है, सैम अल्टमैन। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलेंगे। इंडोनेशिया का जो माउंट ईबू है, तो हमारे यहाँ पे माउंट आबू है, ठीक है, इनके यहाँ पे माउंट ईबू है। ठीक है ना, आई से रिप्लेस कर देंगे। अगेंस्ट फ्यूज ह्यूज एशेस, तो वॉल्केनो इरप्टेड, माउंट ईबू इरप्टेड 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 इन इंडोनेशिया। ठीक है ना, कौन सा, माउंट ईबू इरप्टेड इन इंडोनेशिया। बिहार भामाशाह सुशील कुमार मोदी पासेस अवे। ठीक है ना, बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, ठीक है ना, कौन थे, क्या नाम था, सुशील कुमार मोदी डाइड। इनको क्या बोला जाता था, बिहार बामा शाह, बिहार मामा शाह बोला जाता। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कहाँ के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम थे। ठीक है ना, फर्स्ट ही बिकेम फर्स्ट डेप्यूटी, ये फैक्ट है, ही बिकेम डेप्यूटी सीएम फॉर फर्स्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन 2005 when सीएम नीतीश कुमार
रेस्टेड पावर इन स्टेट फ्रॉम, ठीक है ना, तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम इन 2000 ही बिकेम डेप्यूटी सीएम फॉर फर्स्ट टाइम इन 2005। ये वैसे फैक्ट नहीं है, अगर ऊपर वाले पॉइंटर्स भी याद करोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया ईरान साइन चबाहर पोर्ट ऑपरेशन पैक्ट, ये लिख लेते हैं। इंडिया ईरान, इंडिया ईरान, इंडिया ईरान साइन चबाहर पोर्ट ऑपरेशन पैक्ट। अब यार पहले डेवलपमेंट का पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है ना, अब ऑपरेशन का पैक्ट साइन हुआ है। अब यहाँ पर चबाहर जो है कैसे याद कर लेंगे, चल बाहर। तो अगर एल को हम भूल जाएं तो चबाहर पोर्ट, ये कहाँ पर है चबाहर पोर्ट, ईरान के अंदर है, ठीक है, इंडिया ने बनाया है। 8 years after concluding in the general framework of cooperation, Chabahar Port India has signed 10 year contract है, 10 year contract for its operation। ये किसने साइन किया है, हु हैज साइन दिस, थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट signed between signed between Indian Ports Global Limited, Global Limited, IPGL and Maritime Port Maritime Organization of Iran, that is PMO Iran. This would enabling operation of Shahid BEST टर्मिनल। तो ये जो है ये हम ऑपरेट करेंगे, इंडिया ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, IPGL will invest $120 million इन इक्विपमेंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, इन इक्विपिंग द पोर्ट, पोर्ट को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। इंडिया हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड अ क्रेडिट विंडो, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, इंडिया हैज़ ऑफर्ड अ क्रेडिट विंडो equivalent to $250 million for mutually identifying projects aimed at improving Chabahar related infrastructure। तो यहाँ पर इन्होंने $250 million का क्रेडिट भी दिया है, पैसा देंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड बता रहे हैं, ठीक है ना। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ चबाहर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ चबाहर, चबाहर पोर्ट बाय इंडिया was signed in 2015, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्लैट ओनली क्वेश्चन है कि कब एग्जीक्यूट कब हुआ, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट was executed on 23rd May 2016 during the visit of Prime Minister Narendra Modi to Iran, ठीक है ना। ये 2016 में एग्जीक्यूट किया गया था, 2015 में साइन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब चबाहर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इतना पैसा क्यों लगा रहे हो भाई, क्या दिक्कत है। चबाहर सिग्निफिकेंस, चबाहर इम्पोर्टेंस, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है चबाहर,
ठीक है ना, क्यों बता सकता है कोई? ठीक है ना, कनेक्टिविटी इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड, कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बनती है, जो हमारी बन सकती थी अगर पीओके पाकिस्तान के पास ना गया होता तो हम कनेक्टेड होते, बट आज की डेट में पाकिस्तान हमें ट्रेड नहीं करने देता। तो हमें एक रास्ता चाहिए कि हम इन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकें, और वो रास्ता हमें ईरान के थ्रू मिल रहा है, चबाहर पोर्ट के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, यूएन लिंक्ड बॉडी डेफर्स अक्रेडिटेशन ऑफ एनएचआरसी, ये भी रिपीटेड है, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, डन हो चुका है, हमने आज ही किया है दोबारा से, इतना ही पता होना चाहिए। चलो एक बार रीडिंग मार लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ना हो इसमें। ठीक है, एक बार रीडिंग कर ही लेते हैं। इन अ सेटबैक फॉर इंडियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, जिनीवा बेस्ड यूनाइटेड नेशंस अलायंस क्लिंग ग्लोबल अलायंस ऑफ, हाँ हाँ लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है ना, एनएचआरसी स्टेटस, एनएचआरसी स्टेटस, अब इसके अंदर एनएचआरसी स्टेटस क्या है? इंडियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जिनीवा, जिनीवा बेस्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बेस्ड है ये? जिनीवा के अंदर है, जिनीवा बेस्ड यूनाइटेड नेशंस लिंक्ड, यूनाइटेड नेशंस लिंक्ड ग्लोबल अलायंस, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, दैट इज गानहरी। ठीक है ना, क्या किया इन्होंने? डेफर्ड, डेफर्ड नेशनल, डेफर्ड accreditation, accreditation to the national human rights commission, India, NHRC फॉर सेकेंड ईयर इन रो, मतलब लास्ट ईयर गई थी और इस साल भी ये हमको नहीं दे रहे हैं। अब इससे क्या इफेक्ट होता है? इससे क्या होता है? कैन अफेक्ट, कैन अफेक्ट इंडियाज अबिलिटी, कैन अफेक्ट इंडियाज अबिलिटी टू वोट एट, टू वोट एट Human Rights Council and some UN General Assembly bodies। या तो हमारी वोटिंग राइट इफेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमारा ए स्टेटस चला गया एनएचआरसी का। While the committee, while the committee's latest report is still awaited, in its previous report it had cited a number of reasons for recommending the deferral, including lack of transparency in the appointment of members, the appointment of police officers to oversee human rights investigations, and lack of gender and minority representation in member panel। अब यहाँ पे रीजन क्या है क्यों हमारा स्टेटस ये ले लिया? रीजन फॉर, रीजन, इसमें जो पहला रीजन है वो क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या चल क्या रहा है। ठीक है ना, पता ही नहीं चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ छुपा छुपा के कर रहे हैं, ऐसा सा लग रहा है। ठीक है, इन ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ, इन अपॉइंटिंग मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी, एनएचआरसी के ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बी क्या पॉइंट है? अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस officers to oversee, to oversee human rights इन्वेस्टिगेशन। जो ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर क्या करते हैं? पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर देते हैं, विच दे डोंट फाइंड राइट। सी क्या है? लैक ऑफ जेंडर एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑन मेंबर पैनल। जो मेंबर्स अपॉइंट हो भी रखे हैं उसके अंदर जेंडर इक्वालिटी नहीं है, और माइनॉरिटी मतलब जो कंट्री में कम कम्युनिटी, पॉपुलेशन जिस कम्युनिटी कम है उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
Gandhi wanted us to make some structural changes and incorporate a few suggestions given by them. The same was not possible at this time due to the ongoing of general elections. वो कह रहे हैं elections चल रहे हैं तो हम changes नहीं ला सकते. NHRC's status has only been deferred once before in 2016, but it was restored in 2017. This is the first time India's status has been suspended for 2 years in a row. 23-24 में भी गया है. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले भी गया था बट आ गया था वापस. पहले भी गया था बट आ गया था वापस. ठीक है ना. और अब क्या है ये पॉइंट हम लिखेंगे फोर्थ. फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? NHRC A status earlier deferred in 2016. ठीक है ना. द NHRC. अब NHRC क्या है ये हमें पता चलेगा. NHRC क्या है? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है. सेटअप अंडर human rights, set up under protection of human rights act passed by parliament in 1993. ये पूरा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अब इसके अंदर it was has been credited as A status since the beginning a creative process of 1999. ठीक है ना. Which it retained in 2006, 27 and 2017 after. A status was deferred this time for civil. तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये पहले भी नोट्स बनाए बट इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो तब नहीं थी. इस वाले नोट्स में हमारी सारी चीज़ें पूरी होती हैं. ठीक है. स्मार्ट सिटी मिशन. तो स्मार्ट सिटी फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनडीए गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का. स्मार्ट सिटी के अंदर चीज़ें बदलना चाहते हैं ये लोग बट वो बदल नहीं पा रहे हैं ऐसा ये बोल रहे हैं. तो स्मार्ट सिटी जो है वॉज अनाउंस्ड इन 2015. तो बस हमें इतना ही लिखना है. SCM क्या है? SCM जो है वो स्मार्ट सिटीज़ क्या है? स्मार्ट सिटीज मिशन है. ठीक है. और ये कब अनाउंस्ड हुआ? अनाउंस्ड इन 2015. ठीक है ना. इसमें सिटीज में चेंजेस लेकर आना चाहते थे. ये गवर्नमेंट स्कीम है. बस इतना ही पता होना चाहिए हमें. आगे, व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स? लिव इन रिलेशनशिप्स लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहने या लड़का लड़का लड़की लड़की एक साथ रह रहे. तो लिव इन रिलेशनशिप की क्या स्टेटस है? ठीक है ना. लीगल पोजीशन ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स की लीगल पोजीशन क्या है? ठीक है ना. लिव इन रिलेशनशिप्स की लीगल पोजीशन जो है वो क्या है? तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटेड अर्लियर दिस मंथ दैट अ मुस्लिम कैन नॉट क्लेम राइट्स इन लिव इन रिलेशनशिप व्हेन ही और शी हैज अ लिविंग स्पाउस. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये किसने बोला है. लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ Allahabad High Court stated that a Muslim cannot claim rights in a live-in relationship when when he or she has a living spouse. जब उनका पार्टनर जिंदा है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में कोई क्लेम वो उनकी कोई राइट नहीं बनती है लिविंग रिलेशनशिप में कुछ भी क्लेम कर पाए अगर वो मुस्लिम है. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा इट इज अगेंस्ट इस्लाम. ठीक है ना. अगेंस्ट इस्लाम. तो यहाँ पर क्या था? मिस देवी एंड मिस खान हैड सॉट प्रोटेक्शन. ठीक है ना. अ कपल हैड सॉट प्रोटेक्शन. ठीक है ना. द कपल had told the court that they were adults in a live-in relationship and that they sought protection under Article 21. The judges, however, stated Islamic tenets do not permit live-in relation during subsisting marriage. ठीक है ना. अगर मैरिज चल रही है, ठीक है, a couple sought protection as a live-in couple, as a live-in couple. ठीक है ना. Married, court refused.
कोर्ट रिफ्यूज्ड, कोर्ट ने कहा कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम के अंदर ये अलाउड नहीं है. The position may be different if two persons are married, the parties may choose to lead their lives in a way of their own, and they are not Muslims. अगर not Muslims है तो live in relation में क्या मतलब protection मिल सकती है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट. In November last year, the Supreme Court stayed orders passed by the lower courts and the Gujarat High Court awarding maintenance to a woman from the man she has been living with. High Court order arguing that their relationship could not be termed as domestic relationship as they were both married to other people at the time of cohabitation. The top court came after a Surat-based man challenged the High Court order, arguing ये वाला छोड़ो. Interestingly, in same month, couple living together without being divorced from their previous spouse cannot be classified as live-in relationship. अब यार यहाँ पर पता है क्या है, ये ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, अगर मैरिड कपल्स लिविंग इन या एक भी पार्टनर जो है वो मैरिड है और लिव इन में रह रहे हैं, क्या वो सही है गलत है. अब सुप्रीम कोर्ट in its various judgments has stated that a man and a woman living like a husband and wife in long term relationship and even have a children, the judiciary will presume that they are married. The concept of living relationship was recognized in Payal Sharma versus Nari Niketan by Allahabad High Court, where the judges felt a man and woman, even without getting married, can live together. They may be regarded as immoral by the society, but it is not illegal. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं. अब इन्होंने क्या कहा है ये, बट ऐसे का टॉपिक ज़रूर बनता है, ठीक है ना. जो ऐसे वाले टॉपिक्स होते हैं कमेंट में लिख दिया करो, फिर इसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाएगी, ठीक है ना. इनकी लिस्ट बन जाएगी, फिर हम एक दिन बैठकर डिस्कशन भी कर लेंगे लाइव सेशन में. उसके बाद यहाँ पर गाइस अभी हम आगे बढ़े इससे पहले हम loggery.in की बात कर लेते हैं. loggery.in पर आप जो है हमारे MCQs बाय कर सकते हैं. करंट अफेयर्स के मंथली MCQs हैं, ये बहुत बेस्ट हैं क्योंकि इसमें द हिंदू तो कवर हो ही रहा है, PIB और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ भी यहाँ पर आपकी क्वेश्चंस लगाए कवर करवाए जा रहे हैं. वन शॉट्स जो हैं उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स और डिजी नोट्स हैं. 7 to 8 आवर्स में आपका 1 फुल मंथ एंड टू एंड कवर हो जाता है, एज इफ आपने डेली क्लासेस लगाई हो. ऐसी एक्सप्लेनेशन है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी. मॉक टेस्ट आप हमसे बाय कर सकते हो. हमारे पास आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के मॉक टेस्ट हैं, CUT लीगल स्टडीज़ के मॉक टेस्ट हैं UG के, ठीक है. एंड उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी 5 ईयर और 3 ईयर के मॉक टेस्ट हैं. PU 3 ईयर के मॉक टेस्ट हमारे पास हैं, ठीक है. तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप accused election rival Joe Biden on Thursday of siding with Hamas when he threatened to stop sending US weapons to Israel. तो जो बाइडन ने कहा कि आप जो है हमास का साइड ले रहे हैं अगर आप इसराइल को वेपन्स नहीं भेज रहे हैं, ठीक है. UK girls hearing restored after groundbreaking gene therapy करी. A 18-month-old British girl Opal who was born without hearing faculty is believed to be the youngest person to have their hearing restored after undergoing groundbreaking new gene therapy. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a girl in UK, a girl in Britain is said to be youngest person to have got their hearing restored after undergoing new gene therapy developed by US biotech firm Regeneron, ठीक है ना. तो वो हियरिंग शी कुडंट हियर, उनकी विदाउट हियरिंग फैकल्टी बॉर्न हुई थी वो, बट उनको रिस्टोर कर दिया. ब्रिटेन की लड़की का US से बायोटेक फर्म रीजेनरेन ने ये न्यू जीन थेरेपी बनाई है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना. 6 PM पे कल ज़रूर आना. एंड ऑल्सो कॉमेंट कि आपको ये सेशन कैसा लगा. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स, दे विल ऑल्सो गेट हेल्प, विल गेट व्यूज. दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर.